हेलो स्टूडेंट्स, ये है अलीन ऑनलाइन और मैं हूं एमवीक्यू सर। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है आप लोगों के लिए। कल आपका एग्जाम होने वाला है और उस एग्जाम के बाद जो पेपर होगा उसका सॉल्यूशन हम पेपर होने के बाद इवनिंग में जरूर देंगे आप लोगों को और बिल्कुल सटीक सॉल्यूशन देंगे। सबसे पहले जो आज की रात है और जो कल का पेपर है उसके बीच में एक फास्ट हमारे लिए जरूरी है कि हम उन टॉपिक्स को टच कर लें जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। और हमारी एनसीईआरटी की जो बुक है उस एनसीईआरटी की बुक में जो टॉपिक्स को हमें एक बार और रिमाइंड करना है कि भाई क्वेश्चंस कहाँ से कैसे आ सकता है, उसको हम देख लेते हैं। क्योंकि टाइम कम है और क्लास को शॉर्ट करना है, ज्यादा लंबी नहीं लेनी है, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी कुछ बातों को कर लेते हैं। और ये सभी बच्चों के लिए मैं ले रहा हूँ, जीरो से लेकर एंड तक की बातें कवर करूंगा। सबसे पहले हम बात ये कर लें कि जो हमारा पेपर है उस पेपर में हमारे आना क्या है, कितना कितना आना है। ये तो कंफर्म है कि हमारा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो पर्टिकुलरली जो सिलेबस हम लोगों का है उस सिलेबस को हम कवर कर रहे हैं और उसको देख रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है कि जो यूनिट्स है हमारी, वो हमारी यूनिट्स हैं। रिप्रोडक्शन फर्स्ट यूनिट है, 16 मार्क्स की यूनिट है, ध्यान रखिएगा 16 मार्क्स की यूनिट है ये। दूसरी हम लोगों के लिए जेनेटिक्स एवोल्यूशन है, 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ये आपको मालूम होना चाहिए, मैं रिमाइंड करा रहा हूँ वापस। किसी बच्चे को मालूम हो तो सोचे नहीं कि यार ये सर इसको क्यों ले रहे हैं। थर्ड चीज जो हमको ध्यान रखनी है, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, इसके 12 मार्क्स हैं, ठीक है। और आगे की हम बात करते हैं, नेक्स्ट यूनिट जो है हम लोगों की वो है बायोटेक्नोलॉजी, 12 मार्क्स की है। और एक यूनिट जो हम लोगों की है नेक्स्ट वाली वो है किसकी, इकोलॉजी की, जो 10 मार्क्स की है। ये तो हमारे 70 मार्क्स का जो टोटल कैलकुलेशन है वो आपके सामने, जो डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स हैं वो क्लियर है। अब मैं वन बाय वन एक कुछ कुछ चीजों को जल्दी जल्दी बता देता हूं ताकि आप लोगों को फिर क्लास में मजा आए कि हम कर क्या करने क्या वाले हैं। चलिए, अब सबसे पहले हम लोग ये देख लें कि ये हमारी ये यूनिट्स हैं, इनके कितने मार्क्स हैं। ये आपको जनरली मालूम होता है लेकिन एक बार देखना जरूरी है। 16 मार्क्स का रिप्रोडक्शन यूनिट है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन 20 मार्क्स के हैं, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर 12 मार्क्स की है, बायोटेक्नोलॉजी इन दिस एप्लीकेशन 12 मार्क्स की है, इकोलॉजी एनवायरमेंट 10 मार्क्स की है। जनरली ध्यान रखना, जो हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा या तो जेनेटिक्स से आएगा या इकोलॉजी से आएगा, ठीक है। केस बेस्ड क्वेश्चन जनरली इससे पूछे जाते हैं। तो एक तो हम लोगों को ये ध्यान रहे। अब हम वन बाय वन इसमें देखते जाएंगे कि किस यूनिट में क्या है और किस तरह का उसमें मैटर है। सबसे पहले एक बात और मैं बता दूं कि जो हमारे लोगों का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग एक चीज और वो दिखाना, आपको बताना जरूरी है। ये तो यूनिट का क्लासिफिकेशन है कि कौन सी यूनिट, इसको देखना मेरे लिए बहुत जरूरी है, सही है ना, कि कौन कौन सी यूनिट्स हैं। लेकिन एक बात और देख लेते हैं हम इससे पहले, ये हमें प्रैक्टिकल की कोई जरूरत ही नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, जो मैं आपको अब दिखाना चाह रहा हूं, ये चीज कि जो हमारा क्वेश्चन पेपर डिजाइन किया जाएगा उस क्वेश्चन पेपर डिजाइनिंग में थ्योरी का जो मार्क्स है जिस तरह से है, 70 मार्क्स का पेपर होगा हमारा। डेमोस्ट्रेशन, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड 50% क्वेश्चन आएंगे। यानी वो आपकी जो नॉलेज, जो आपने याद किया, जो आपने टॉपिक्स पढ़े, उनकी जो नॉलेज है और जो आपने समझा उससे रिलेटेड 50% क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन जनरली हर बंदा कर देता है, इसमें इतनी दिक्कत नहीं आती है ना। जहां आप कहते हैं ना यार पेपर इजी गोइंग था, वो इसी तरह से होता है। लेकिन जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो 30 मार्क्स के होंगे और यहां से बच्चा थोड़ा सा कमजोर पड़ता है ना। मार्क्स यहां से कम होना स्टार्ट होते हैं और सबसे लास्ट पार्ट होता है एनालाइज, इवैल्यूएट एंड क्रिएट। इसमें 20 मार्क्स परसेंट जो यहां से मार्क्स और कम होते हैं। तो हमारा ये ध्यान रहना चाहिए कल पेपर के दिन कि जो क्वेश्चन जिस तरह से पूछा गया है हम लोगों को बिल्कुल काम रहना है और पेपर के टाइम पर क्या रखना है, सोचते रहना है। आंसर जो हम लिख रहे हैं कि हम वो सही लिख रहे हैं उसका विशेष ध्यान रखना है स्पेशली। तो ये 30% और 20% का जो हिस्सा है ना हमारे 50% का, उसमें से लास्ट 20% ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी तो हम लोग कर लेंगे कि सेक्शन ए हमारा एमसीक्यू होगा, उसके बाद जो ऐसे एल1 एल11 एल2 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, है ना, पासेज आएगा, इंटरवल चॉइस के क्वेश्चन ओनली लास्ट वाला जो पोर्शन होगा ई वाला, है ना, उसमें जो 4 क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन होंगे, उनमें क्या होगा, इंटरनल चॉइस होगी, वो 30% होगी। और जो वर्ब, सजेस्टिव वर्ड्स जो उसने बोले, डेमोस्ट्रेट, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, जो हमें स्टार्टिंग में कहा है, उसमें स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन, नेम से रिलेटेड क्वेश्चन, लिस्ट, जनरली लिस्ट आ जाती है जो हमसे मैच कराते हैं, आइडेंटिफाई का डिफाइन कराते हैं, सजेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, डिस्क्राइब वाले क्वेश्चन होते हैं, आउटलाइन वाले होते हैं, समराइज होते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड जो हमारा पार्ट होता है उसमें क्वेश्चन आते हैं कैलकुलेट वाले, इलस्ट्रेशन वाले, शो, अडाप्टेशन, एक्सप्लेन, डिस्टिंग्विश वाले, ठीक है।
तो हम लोग ऑलरेडी इसके लिए तैयार है, प्रिपेयर है। एनालाइज वाला वाला मेन क्वेश्चन जो पार्ट होता है, इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, एनालाइज करने वाले जाते हैं, कंपेयर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। हम लोगों ने उसको देखा नहीं, अचानक वो क्वेश्चन कंपेयर वाला उसने पूछ लिया, तो हमें ए और बी में कंपेरिजन आना है, तो ए और बी के लिए हम वहां पर एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे। हमारा माइंड इतना सेट हो जाना चाहिए कि हमको ए और बी के बारे में मालूम हो, उनके बीच में जो डिफरेंसेस है वो मालूम हो। कोई क्वेश्चन अगर ऐसा आता है तो जनरली पीवाई के क्वेश्चन हमने सोल्व कर रखे हैं, उन्हीं से पुराने क्वेश्चंस आ जाते हैं, कंपेयर वाले, कंट्रास्ट, एग्जामिन वाले, एवेल्यूट वाले, डिस्कशन वाले, और एक है कंस्ट्रक्ट वाले क्वेश्चन जो कंस्ट्रक्ट बेस्ट होते हैं। तो ये तो आप लोगों के लिए नॉर्मली क्या हो गया कि सिलेबस से रिलेटेड कौन कौन सा पार्ट होता है और कौन से पार्ट से कितनी क्वेश्चंस कैसे होंगे, वो एक जनरली मैंने पेपर का जो इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट है उसको चेक किया। अब हम लोग सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, है ना, जो बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए। ये तो हमारा पार्ट हो गया थ्योरेटिकल पार्ट का, जो क्वेश्चंस हमारे आएंगे। अब देखो वन बाय वन और चीजों को एक चीज को डिस्कस कर लेना जरूरी है आप लोगों से, वो क्या है, जो हम लोगों का मॉडल पेपर है पर्टिकुलरली इससे रिलेटेड, जो हमारा 2025 का जो पेपर है, जो हमारे सीबीएसई ने प्रोवाइड कराया है, उस पेपर में देखिए इस तरह का परफॉर्मा होगा। 70 मार्क्स का क्वेश्चन होंगे, ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी होंगे, ठीक है। सेक्शन ए में 16 क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखिएगा, सेक्शन ए जो है 16 क्वेश्चन को आपको ले उसमें आएंगे, और दूसरा पार्ट जो होगा उसमें 1 मार्क्स के ईच क्वेश्चन होंगे। इन क्वेश्चन में देखिए जनरली ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे थोड़ा रुक जाइएगा, और जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उनको तो फौरन करके आंसर लिखिए। जैसे आपने लिखा सेक्शन ए के आंसर लिखते जा रहे हैं, आंसर वन में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो जो आंसर आते हैं वहीं उनका ऑप्शन लगाकर उनके आंसर लिखते जाइएगा। और कभी किसी का ऑप्शन चेंज करना हो तो उसको ओवरराइट मत कीजिएगा, ओवरराइट करने की जगह क्या करिएगा, उसे क्लोज कीजिएगा और दोबारा ऑप्शन लिखिएगा अगर चेंज करना हो। और मान लीजिए 2 या 3 क्वेश्चन नहीं आ रहे, थोड़ा रुक जाइए, आप घबराइए मत, है ना। उसके बाद आराम से जब पेपर सोल्व होता जाए, उस बीच में आपको दिमाग चलेगा, उससे से रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन आएगा जो मल्टीपल चॉइस में भी आ गया और आगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में भी आ गया, तो वो वहां सोल्व हो जाता है। इसलिए 1-2 क्वेश्चन ऐसे अटक जाते हैं। अगली बात है सेक्शन जो है हम लोगों का बी, उसमें 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 2 मार्क्स के होंगे। सेक्शन सी में हमारे 7 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स के होंगे, ये बड़े आराम से हो जाएंगे। सेक्शन डी के जो केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे 2, या तो अपने किससे होगा, इकोलॉजी से होगा या जेनेटिक्स से होगा। जनरली चांस इसके आते हैं कि यहां से केस बेस्ड क्वेश्चन दे देगा हम लोगों को। जनरली 4 मार्क्स के होंगे 2 क्वेश्चन, और लास्ट सेक्शन ई होगा जहां 3 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और 5 मार्क्स के होंगे, और हर एक में इंटरनल चॉइस होगी, 2 में से 1 क्वेश्चन करना होगा, ठीक है। ये तो एक प्रोफार्मा हो गया। और देखिए जनरली जो पेपर हम लोगों का आया, जो हम लोगों को मॉडल पेपर दिया है, उस मॉडल पेपर में एक बार इस मॉडल पेपर को हमने सोल्व करा रखा है। फिर भी अगर आपको एक बार इस मॉडल पेपर को देखना है तो जाकर इसको एक बार देख लीजिएगा, किस तरह के क्वेश्चंस हो सकता है कि इस मॉडल पेपर से पूछ लिए जाए, ठीक है ना। तो ये तो मुझे कुछ बातें आपको बतलानी थी जो बहुत जरूरी थी, ठीक है। अब हम लोग फटाफट उस चीज पर आते हैं जिसको हमको डिस्कस करना है और जिससे रिलेटेड हमको बात करनी है। चलिए अब हम जल्दी से पर्टिकुलरली जो पार्ट है उसको देख लेते हैं। क्योंकि मैं सिलेबस के साथ ही लेके चलूंगा पार्ट को, जिससे क्या होगा, हम लोगों को हर चीज समझ में आएगी कि भाई किस पार्ट से क्या रिलेटेड क्या क्वेश्चन है। चलिए भाई, अब यहां से रिलेटेड हम एक एक चीज को क्लियर करते जाते हैं और यूनिट फर्स्ट से लेके चलते हैं, ठीक है। जो हम लोगों का कितना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 16 मार्क्स की यूनिट है। 16 मार्क्स में देखो सबसे खास बात तो ये हो गई कि हम लोगों का पहला जो चैप्टर है वो हट चुका है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तो हम जानते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोइंग प्लांट से क्या क्या रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अगर हम लोगों को स्ट्रक्चर देखी जाए तो सबसे पहले फ्लावर स्ट्रक्चर, आप बुक को खोल लीजिए, है ना, ओपन कर लीजिए बुक को। फ्लावर स्ट्रक्चर में जो हम लोगों को एलएसओ फ्लावर है वो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। एलएसओ फ्लावर जो डायग्राम से रिलेटेड पहले जो चैप्टर में है। दूसरा एंथर का जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम जो एंथर का है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन जो होता है, ठीक है। उसके बाद जो बड़ा क्वेश्चन हो सकता है हम लोगों के यहां से रिलेटेड, वो हो सकता है हम लोगों के कौन सा, जो एम्ब्रियो सेक वाला क्वेश्चन है वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है।
एक हम लोगों के पोलिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और पोलिनेशन से छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं वहां से पोलिनेशन, टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, जैसे वेलिस्नेरिया में किस तरह से पोलिनेशन होता है, ठीक है ना, उस वेलिस्नेरिया के पोलिनेशन का मेल फीमेल फ्लावर वाला क्वेश्चन, ठीक है। एक जो होता है सूडो पोलिनेशन होता है, वो यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है इंसेक्ट पोलिनेशन में, ठीक है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट हम लोगों को ध्यान रखना है, एक हम लोगों के यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि जो प्लांट्स होते हैं वेलेसनेरिया हाइड्रिला विच ग्रो इन फ्रेश वाटर एंड सेवरल मनाइन सी ग्रासेस एंड सच जोस्टेरा, तो यहां पर हम लोगों की एक चीज और आ सकती है कि भाई गैटनोगेमी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। पोलिनेशन जो होता है उस पोलिनेशन की क्या अडेप्टेशन है, ऑटोगेमी गेटिनोगेमी की टाइप्स ऑफ पोलिनेशन में जो होगा वो जनरली क्लेस्टोगेमी, गेटिनोगेमी और जीनोगेमी से जो क्वेश्चन हम लोगों के रिलेटेड आएंगे वो ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको सिस्टमेटिक लेके चलता हूँ कि हमको छोटे छोटे क्वेश्चन और बड़े बड़े चीजों के ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो ये कि जितनी भी बोल्ड बोल्ड चीजें कर रखी हैं इस चैप्टर में, जैसे आप लोगों को मालूम होना चाहिए फिलामेंट कितने जो होता है, एंथर जो होता है, एंथर में कितने लोब्स होती हैं और कितने पोलन सेक होते हैं, ठीक है। दूसरी बात माइक्रोस्पोरेंजिया किसको कहते हैं और उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, वो हैप्लॉइड होता है डिप्लॉइड होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया में जो 4 लेयर होती हैं, बाहर से अंदर एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और जो टेपिटम, उसके बारे में मालूम होना चाहिए। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो होती हैं वो हैप्लॉइड होती है डिप्लॉइड होती हैं, ये वाली पोजीशन हमको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि पोलन ग्रेन जो होते हैं उन पोलन ग्रेन में जो जर्म पोर होता है, वो जर्म पोर पर्टिकुलरली जो होता है वहां पर क्या स्पोरोपोलिन प्रेजेंट होता है या एब्सेंट होता है, यानी जर्म पोर वाले जगह पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है। सेल्स कितनी होती है पोलन ग्रेन में, 2 सेल्स होती हैं, एक वेजिटेटिव सेल्स होती है, एक जनरेटिव सेल्स होती है, ठीक है। जल्दी बता रहा हूं आप लोगों को कि कंडीशन जितनी 60% जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें यही कंडीशन होती है। अगली बात कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो किस तरह से माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है, एक ये चीज जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में हम लोगों को ये पूछा जा सकता है। अगली बात जो हमको ध्यान रखनी है पोलन ग्रेन से रिलेटेड, इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा। एक क्वेश्चन जो आएगा वो आ सकता है कि अगर हमको किसी भी आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन कराना है या पोलन ग्रेन को हमको स्टोर करना है तो लिक्विड नाइट्रोजन में करेंगे -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये बात ध्यान रखिएगा छोटे क्वेश्चन के लिए, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के लिए जो हमारा सेक्शन ए है। इन 3 टाइप्स के जो हम लोगों के क्या है कार्पल है, ठीक है। फर्स्ट तो है हिबिस्कस का, गुड़ल का। सेकंड हम लोगों की जो दे रखा है वो किसका दे रखा है, पर्टिकुलरली जो होता है पेपेवर का। और थर्ड दे रखा है हम लोगों के किसका, माइचिले का। तो इन तीनों को ध्यान रखिएगा, वो किसी का एक का बनवा सकता है आपसे, ठीक है। एनाट्रोपस जो ओव्यूल है, एनाट्रोपस ओव्यूल को ऐसा ही बनाइएगा, जनरली हम लोग सीधा यू बनवाते हैं। एनाट्रोपस ओव्यूल का ध्यान रखिएगा। एक ये मैं एक बार जल्दी बस रिवाइज कर रहा हूं। अब बड़े क्वेश्चन जो छोटे क्वेश्चन में और क्या हो सकता है कि जो एम्ब्रियो सेक होता है वो 8 न्यूक्लियट और 7 सेल होता है, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से। एक ऑटोगेमी, गेटिनोगेमी, जीनोगेमी जो आप लोगों के रिलेटेड क्वेश्चन है पोलिनेशन से, ऑटोनोगेमी, गेटिनोगेमी और जीनोगेमी, ये तीनों का ध्यान रखना, तीनों में क्या डिफरेंसेस है और इनके एग्जाम्पल कौन से फ्लावर क्लस्टोगेमस हैं और कौन से नॉन क्लस्टोगेमस हैं, इनके एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है ना। क्लस्टोगेमस और नॉन क्लस्टोगेमस के ध्यान रखिएगा ये बात। अब बड़े बड़े क्वेश्चंस में एक पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन से आपकी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आ सकता है, पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन। अब बड़े बड़े क्वेश्चंस में हम लोगों को ध्यान रखें कि अगर वो पार्ट ई में जो सेक्शन ई है वहां से कवर करता है तो एक क्वेश्चन तो हम लोगों का कौन सा होता है, एक क्वेश्चन तो ये होता है फर्टिलाइजेशन वाला और एम्ब्रियो सेक का जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट वाला ये क्वेश्चन। एक बड़ा क्वेश्चन हमारे कहां से पूछा जा सकता है, जो स्ट्रक्चर है रिलेटेड किसकी, एंथर की, यहां से, ठीक है। और एक बड़ा जो पार्ट है कि जो पोलिनेशन है उसे पूरा कवर कर सकता है, क्योंकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है और लंबा पार्ट है चैप्टर फर्स्ट में। चलिए चैप्टर सेकंड फर्स्ट के साथ एक ध्यान रखिएगा आप लोग, इसमें पर्टिकुलरली जो डिफरेंस वाले क्वेश्चन आ सकते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस प्लांट्स के बीच में, ठीक है, दोनों सीड्स के बीच में, सॉरी क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो आपके ये आ सकता है एम्ब्रियो और एम्ब्रियो सेक और एंडोस्पर्म के बीच में डिफरेंस पूछ सकता है आपसे। एक बड़ा क्वेश्चन जो होता है ये आ सकता है कि किस तरह से एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, जो एम्ब्रियोजेनेसिस है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सीड से रिलेटेड क्वेश्चन जनरली आएगा तो वो आप लोगों को ये वाला डायग्राम बनवाएगा, ठीक है, जो मोनोकोट सीड है इसका, जिसकी प्रैक्टिस हमको 11th क्लास से ही है। चलिए अब चैप्टर सेकंड देख लेते हैं। चैप्टर फर्स्ट में ये जनरली यहां से क्वेश्चन रिलेटेड होगा। डबल फर्टिलाइजेशन का मीन आपको मालूम होना चाहिए कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है और उससे रिलेटेड बातें मालूम होना चाहिए, ठीक है। एपोमिक्सिस एक इसकी डेफिनेशन, एपोमिक्सिस क्या है, पार्थेनोकार्पी की डेफिनेशन,
ठीक है, पॉलीएम्ब्रोनी की डेफिनेशन, किन की डेफिनेशन मालूम होना चाहिए आप लोगों को बच्चों, ठीक है। तो छोटी छोटी ध्यान रखना। एक हमारे एनसीईआरटी में दो डिफरेंस दे रखे हैं, हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल, कोलेप्टाइल, कोलोराइजा, इंट्रूगमेंट, टेस्टा, पेरिस्पर्म और पेरिकार्प। ये डिफरेंसेस मालूम होना चाहिए आपको। मेरे ख्याल से इसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है हमारा सेकंड, इसमें देखते हैं इससे रिलेटेड क्या होगा, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम्स हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, ठीक है ना। इसमें देख लेते हैं। इसमें देखो बड़े बड़े क्वेश्चंस कौन से होते हैं, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। बड़े बड़े क्वेश्चन में हमको मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम, ठीक है, आप ये डायग्राम की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर चुके होंगे, ये दोनों डायग्राम, और एक इनका एक्सप्लेनेशन। एक हम लोगों के क्या हो सकता है कि पर्टिकुलरली जो क्वेश्चन है गेमेटोजेनेसिस से रिलेटेड, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में, एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस पूछ ले और हमसे पूरा इसका प्रोसेस में लीनियर डायग्राम बनाकर स्पर्म का डायग्राम बनवा ले हमसे, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन है। और एक पर्टिकुलरली हमसे क्या बनाता है, हमसे पर्टिकुलरली जो होता है इस ओवरी का डायग्राम बनवाकर ओवरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो oogenesis का प्रोसेस है वो क्या है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल से रिलेटेड ध्यान रखिएगा स्टेजेस के बारे में और उसके हार्मोन्स के बारे में। ऐसे बड़ा क्वेश्चन जनरली यहां से पूछा नहीं जाता। अगर बड़ा क्वेश्चन पूछेगा तो वो पूछेगा फर्टिलाइजेशन, पासेज ऑफ ग्रोविंग एम्ब्रियो, फर्टिलाइजेशन इससे रिलेटेड। यहाँ वो पूछ लेगा फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद के जो प्रोसेस होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट में वो कैसे होता है, मोरुला किसे कहते हैं, ठीक है। मोडुलस से रिलेटेड क्वेश्चन, जिफ्ट और गिफ्ट से जो अभी हमारे आगे भी आता है, ठीक है। तो वहां का आप लोग जरूर ध्यान रखना बच्चों। अब छोटे छोटे क्वेश्चंस में कौन कौन से जो शॉर्ट टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को टच कर लें, तो एक तो हम लोगों को कुछ डायग्राम्स का ध्यान रख लेना है, इसके सारे डायग्राम की प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। एक हमारे छोटे छोटे क्वेश्चंस में हम लोगों से पूछ सकता है कि पर्टिकुलरली जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उनके पार्ट्स कौन कौन से हैं और उन पार्ट्स के फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों से पूछ ले कि भाई पर्टिकुलरली टेस्टिस का फंक्शन क्या है, सेमिनल वेसिकल का फंक्शन क्या है, ठीक है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन क्या है। तो इस तरह से फंक्शन पूछ सकता है हमसे। ओवरी का फंक्शन क्या है, जो पर्टिकुलर फैलोपियन ट्यूब्स में कहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोगों के। पर्टिकुलरली आप लोग ध्यान रखना जो क्लाइटोरिस वगैरह है और जो मेमोरी ग्लैंड से, मेमोरी ग्लैंड्स में जनरली आपको इसके बड़े डायग्राम मालूम होना चाहिए मेमोरी ग्लैंड्स का कि पर्टिकुलरली किस तरह से होता है, उसमें से क्वेश्चन आने की चांस कम है मेमोरी ग्लैंड से। गेमेटोजेनेसिस जो है, गेमेटोजेनेसिस में सर्टोलिसाइज का फंक्शन क्या है, स्पर्मिएशन का मींस क्या है ना, स्पर्मिएशन क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया क्या है, इनकी डिप्लोइडी हेप्लोइडी क्या कंडीशन है, ठीक है। एक बढ़िया सा डायग्राम होना चाहिए स्पर्म का हमारा बना हुआ, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों से रिलेटेड क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन, ओवुलेशन क्या होता है, ओवुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, ये दोनों लीनियर डायग्राम मालूम होना चाहिए आप लोगों को, क्या स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के। और हम बात करें तो कुछ क्वेश्चंस जैसे कार्पस ल्यूटियम से रिलेटेड क्वेश्चन, उससे सिक्रेट हार्मोन कौन होता है, प्रेगनेंसी क्या होती है, मेनोपॉज क्या होती है, ठीक है। मेनोपॉज के साथ उसमें जो मेंस्ट्रुएशन की स्टेज होती है, मेनार्क क्या होती है, मेनोपेज क्या होती है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन जब होता है तो फर्टिलाइजेशन में क्लेवेज, ब्लास्टोमियर, टोफोब्लास्ट, इनर सेल, इम्प्लांटेशन, इनकी डेफिनेशंस, ठीक है। प्लेसेंटल हार्मोन के बारे में जरूर ध्यान रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एचसीजी, एचपीएल, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ठीक है। वो यहाँ पूछ सकता है ये कौन से ओवरी से सिक्रेट होते हैं हार्मोन और कौन से प्लेसेंटा से होते हैं। पस्टुरेशन में जो फेटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स, इसके बारे में ध्यान रखना। और कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो क्या होता है और लैक्टेशन क्या होता है और ब्रेस्ट में कौन सा एंटीबॉडी मिलता है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसमें जनरली हम लोगों को जो ट्रू फॉल्स से रिलेटेड तो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यहाँ देखें जिस तरह से इसने क्वेश्चन दे रखा है, नेम ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द फ्लोइंग, कार्पस ल्यूटियम का फंक्शन, एंडोमेट्रियम का फंक्शन, एक्रोसोम का फंक्शन, स्पर्म टेल का फंक्शन और फिम्बरी का फंक्शन, इस तरह से रिलेटेड। उसके पीछे वाले जो कितने भी क्वेश्चन है चैप्टर सेकंड के वो जरूर सोल्व करना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है उसमें जनरली हम लोगों को क्या ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आपको एसटीडी ध्यान रखना है, क्योंकि अवेयरनेस के लिए एसटीडी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इनफर्टिलिटी से बचने के लिए एआरटी क्या है, आईएफ क्या है, आईयूटी क्या है, जिफ्ट में क्या होता है, गिफ्ट क्या है, दोनों में फर्क क्या है, कि हम कौन सा एम्ब्रियो, 8 सेल एम्ब्रियो है, 6 सेल एम्ब्रियो है, तो 8 सेल एम्ब्रियो को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, फेलोपियन ट्यूब में, और उससे ज्यादा ब्लास्टोमेरा वाला होगा 16 सेल वाला को हम कहाँ करेंगे कि हम यूटेरस में करेंगे। तो इस तरह की कुछ कंडीशन ध्यान रखिएगा। आईयूआई की फुल फॉर्म, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं। अब इसमें क्योंकि ये अच्छा चैप्टर है, अवेयरनेस वाला चैप्टर है, ठीक है, तो आप लोगों से आईओडी की कॉपर जो होता है, कॉपर्टी क्या है, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन एक आपको ध्यान रखना जो बहुत जरूरी है, मैं इसको एक बार आपको बतला दूं। एम्नियोसेंटोसिस बहुत जरूरी है, इसको आपको ध्यान रहे कि एम्नियोसेंटोसिस क्या है। बड़ी बड़ी जो चीजें हैं हम लोगों को ध्यान रहे। एक पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन और बर्थ कंट्रोल क्या है,
ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चा क्या करता है, अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकता है, तो उसमें आप सटीक जाएं, उसके लिए इसका जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब नेचुरल मेथड जो है, इसमें आप लोगों को लैक्टेशनल एमेनोरिया क्या है, जो बैरियर है उन बैरियर में जो इंट्रायूटेराइन डिवाइस है, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोडेड 37.5। ठीक है। आईयूडी जो कौन कौन सी है ना, जो प्रोजेस्टाट है और LNG-20 है, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है। बाकी इसमें और कुछ नहीं है, बस आपको सबकी डेफिनेशन मालूम होना चाहिए और कौन कौन से तरीकों को कहाँ कहाँ यूज करते हैं। चलिए अब जेनेटिक्स पर ध्यान देते हैं और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर जो हो गया, ये तो हमारा कंप्लीट है। इसमें बस मैं टॉपिक्स पर बता रहा हूँ, कोई इन चीजों का जरूर ध्यान रखिएगा। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और इस वाले चैप्टर को देखें तो हमारा जो हमने बतलाया है, देखिए 16 मार्क्स का चैप्टर था हम लोगों की, यूनिट थी हम लोगों की रिप्रोडक्शन। 20 मार्क्स में 3 चैप्टर है हमारे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड इवोल्यूशन। मोटी मोटी बात कर लेता हूं मैं। सबसे पहली बात तो जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा सकता है, क्या जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है और डाई हाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, और या तो डाई हाइब्रिड क्रॉस पूछेगा या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पूछेगा, दोनों एक ही बात है। ठीक है ना। एग्जाम्पल देखो, ज्यादा घुमा फिरा के मत देना। अगर वो आपसे पूछ रहा है तो आप जनरली कोशिश करना कि जो कवर किया है बुक ने वही एग्जाम्पल को आप लेकर चले। कौन सा एग्जाम्पल? राउंड येलो और विंकल ग्रीन जो सीड्स हैं उनको लेकर ही, ये वाला एग्जाम्पल को ही लेकर चलने की कोशिश करना। ऐसे हमारे प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे अलग अलग हम करेक्टर्स ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करना इसी को लेकर चले। एक तो बड़ा क्वेश्चन ये हो जाता है। एक क्वेश्चन हम लोगों से पूछ सकता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, ये बहुत खास चीज है, इसका ध्यान रखिएगा। मोनो हाइब्रिड क्रॉस जनरली आएगा तो छोटा टाइप क्वेश्चंस में वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस जो होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है। ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, इन तीनों पॉइंट्स का जरूर ध्यान रखना कि लॉ ऑफ डोमिनेंस से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को भी ध्यान रखना। लेकिन खास तौर से मुझे जो लगता है कि भाई जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आना है। एक अपना इनकम्प्लीट डोमिनेंस और एक को डोमिनेंस की जरूर ध्यान रखना। को डोमिनेंस किस तरह से ब्लड से मैच करता है, और को डोमिनेंस की जो ब्लड वाला एग्जाम्पल है आप लोगों का, ठीक है ना, उसको अच्छी तरह से कवर कर लेना। अगली बात जो मैं ध्यान दे रहा हूं आप लोगों को, ध्यान इसमें जो डिफरेंसेस है, इसमें जीन और क्रोमोसोम में डिफरेंसेस के लिए जो टेबल बन रही है, इसका ध्यान रखना। ये जनरली इसी की ऐसी पूछ ली जाती है। ठीक है। एक ड्रोसोफिला मेलनोगास्टर पे किसने काम किया था, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी, सट्टन बावरी ने इससे रिलेटेड क्या काम किया। दोनों सट्टन बावरी का नाम जरूर ध्यान रखना, जनरली ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये वाला जो क्वेश्चन है जनरली आप लोगों को ध्यान रखना, इस पर से क्वेश्चन बने तो बिल्कुल ये चार्ट का अच्छी तरह से ध्यान रखना कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है ना, किस तरह से कहाँ लिंकेज की कंडीशन को ज्यादा शो किया जा रहा है और कहाँ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या रिकॉम्बिनेशन को शो किया जा रहा है। तो इन दोनों एग्जाम्पल को अच्छी तरह ध्यान रखना, इसको एक बार बना के प्रैक्टिस करना। ठीक है। अब पे जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, इसमें जनरली ह्यूमन बींग्स में तो नहीं आना, लेकिन ये ध्यान रखना कि बर्ड्स वगैरह पूछ सकता है आपसे, ZZW वाला। ठीक है। और एक जो क्या है, ड्रोसोफिला मेलनोगास्टर वाला है, ZGX0 वाला। ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन में ये ध्यान रखना, एक आपसे मेंडेलियन डिसऑर्डर में जो कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस की कंडीशन क्या है वो ध्यान रखना पेडिग्री एनालिसिस से पहले। पेडिग्री एनालिसिस जो है इन दोनों कंडीशंस में, पेडिग्री एनालिसिस वो आपको ज्यादा घुमाएगा नहीं, लेकिन ये दोनों कंडीशंस मालूम होना चाहिए आपको। कलर ब्लाइंडनेस जो है, और एक हम लोगों के है हीमोफीलिया, एक सिकल सेल एनीमिया। सबसे ज्यादा चांस है सिकल सेल एनीमिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे आपसे वो। ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया का ध्यान रखिएगा बच्चों। उसके बाद एक थैलेसीमिया। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में ये जनरली डाउन सिंड्रोम, क्लाइफिडर टर्नर सिंड्रोम में से एक पक्का पूछा जाएगा आपसे, या तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछ जाएगा या वेरी शॉर्ट टाइप पूछ लिया जाएगा, तो इनका जरूर ध्यान रखना। चलिए अब हम लोग ध्यान दें कि जो अगला चैप्टर है हम लोगों का, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में अगर बड़े बड़े क्वेश्चंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है जिसको हर्षे चेस का एक्सपेरिमेंट है, ये वाला, ये बड़े क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा। अगर ये अपने दूसरे सेक्शन में आया तो वहां भी कवर कर लेगा। ठीक है। एक हम लोगों के ध्यान रखना जो डीएनए की जो रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन, इसको ध्यान रखना बड़े क्वेश्चन में। ठीक है। रेप्लिकेशन का प्रोसेस। एक हम लोगों के ट्रांसक्रिप्शन, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, दोनों जो क्वेश्चन है बड़े इंपॉर्टेंट है, ये दोनों का ध्यान रखना। और लास्ट हम लोगों के जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है लेकोपेरॉन से। ठीक है। लेकोपेरॉन, ये बड़े बड़े में ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है। उसके बाद अब जो छोटे क्वेश्चंस में जो आपके आ सकते हैं, एक तो आप लोगों के जो पर्टिकुलरली ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है जेनेटिक्स में। ठीक है।
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी केस बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ सकता है, क्योंकि जनरली इन्वेस्टिगेशन वाला काम है, ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान रखना। और शॉर्ट टाइप्स, जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जेनेटिक कोड जो है, जेनेटिक कोड में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। और वेरी शॉर्ट टाइप में जनरली इनिशिएशन कोडोन कौन सा है, टर्मिनेशन कौन सा है, नॉन सेंस कोडोन कौन से हैं, ठीक है, तो इनका मतलब क्या है, पर्टिकुलर डीजनरेशन कोडोन क्या। एक अगर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आया तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड, कोई टू या थ्री या फोर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेगा आप लोगों से, ठीक है। अगर आपसे डिफरेंस से पूछा क्वेश्चन है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है ना, तो वो पूछ सकता है। तो ये चीज जरूर ध्यान रखना। एक और जो आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें, वो ये है कि ट्रांसफर आरएनए की जो स्ट्रक्चर है, ट्रांसफर आरएनए की जो स्ट्रक्चर है वो ध्यान रखना जरूर बेटा आप लोग, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, मैंने कहा ना एक रीडिंग करवाने वाला टॉपिक है। अब छोटे क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखें, जैसे एक तो आपके छोटे छोटे क्वेश्चन में पॉलीमॉर्फिज्म, एक वीएनटीआर की फुल फॉर्म, एक रिपीटेटिव डीएनए और सैटेलाइट डीएनए की डेफिनेशन, ठीक है। एक जो अपना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसमें कौन सा क्रोमोसोम से सबसे ज्यादा जीन होते हैं, कौन से में कम, वाई क्रोमोसोम वाली बात कर रहा हूं मैं आपसे, हाँ, सबसे कम जीन वाली क्रोमोसोम जो होता है, ठीक है। ओपेरॉन का फुल फॉर्म क्या है, ओपेरॉन का मतलब क्या है, एक यूटीआर जो हम लोगों के डेफिनेशन में, वो यूटीआर का मतलब क्या है, ठीक है। एक हम लोगों को ध्यान रखना है कि जो पर्टिकुलरली हम जब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं, और ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं तो यूकैरियोटिक वाला जो पोर्शन है, यूकैरियोटिक वाले पोर्शन में हम लोगों का ट्रांसक्रिप्शन में डिफरेंस क्या है, और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस क्या है, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में दोनों में डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंसेस वाले में ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। एसएनआरएनए क्या होता है, एसएनआरएनए की पर्टिकुलरली ध्यान रखना, मैसेंजर आरएनए, एसएनआरएनए का जो प्रोसेस है, ठीक है, वो ध्यान रखना आप लोग। आरएनए जो स्प्लाइसिंग है उसका बिल्कुल ध्यान रखिए, स्प्लाइसिंग का मतलब क्या है। और अगर हम बात करें, हम कोडिंग स्ट्रैंड कौन सा होता है, चलिए, एक डीएनए की जो रेप्लिकेशन होता है वो कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डीएनए की जो स्ट्रक्चर है, डीएनए की स्ट्रक्चर जनरली क्या होता है, ये बनवा ली जाती है, तो ये आपको स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है। अब देखिए और तो कुछ नहीं है, एक न्यूक्लियोसोम, जो मैंने बताया रहेगा वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में न्यूक्लियोसोम का मीनिंग और न्यूक्लियोसोम का डायग्राम आपसे पूछ सकता है, क्लियर। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना। मुझे लगता नहीं कि इसके अलावा आपको कुछ ज्यादा और कंसिडर करने की चीज है। मैं आपको बस मोटा मोटा एक बार याद दिलाता जा रहा हूँ कि इन चीजों को अगर एक बार आप देख लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अगली बात कर लेते हैं हम लोग। एक आपको ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज है, अगर 109 पेज पे खोलिएगा, ये जो वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए रिटर्न एज ए फॉलो, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, एक अगर डीएनए स्ट्रैंड जो है उस पर अगर मैसेंजर आरएनए का जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो उसका सीक्वेंस क्या होगा। ये दोनों चीजों को आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो एक्सरसाइज है उसमें दे रखा है। चलिए इवोल्यूशन वाली जो यूनिट है हम लोगों की, क्योंकि यूनिट में 20 मार्क्स है। इवोल्यूशन में एक तो मिलर यूरी का जो एक्सपेरिमेंट है वो ध्यान रखना आप लोग, एक जो होमोलॉगी एनालॉगी है, इनके बीच डिफरेंस और इनके एग्जाम्पल, प्लांट्स की भी एग्जाम्पल और एनिमल्स की भी एग्जाम्पल, ठीक है। एक एडाप्टिव रेडिएशन, और एडाप्टिव रेडिएशन में गैलापागो आइलैंड की जो फिंचेस है, डार्विन फिंचेस, उसका, और एक मर्सुपियल रेडिएशन का, दोनों को इनको बनाने की जरूरत नहीं है, इनके आप लोगों ने पर्टिकुलरली बस नाम ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है वो है फाउंडर इफेक्ट। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल जरूर पूछा जाता है, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल को अच्छी तरह से पढ़ के जाना, ठीक है, और फाउंडर इफेक्ट के बारे में ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन जो होता है, ये देखो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में छोटे क्वेश्चन ध्यान रखना, मेरे ख्याल से तो बड़े क्वेश्चंस के बहुत कम चांसेस बार, लेकिन जियोलॉजिकल टाइम स्केल में छोटे क्वेश्चन का ध्यान रखना कि कौन सा इरा क्या था और कौन कौन सी इरा में क्या क्या आए थे। ऐसे ही आप लोगों के पर्टिकुलरली जो ओरिजिन एवोल्यूशन ऑफ मैन है, सभी मेन्स के क्या क्या करेक्टर्स हैं, ठीक है, ड्रायोपैथिकस रामपैथिकस क्या थे, एक तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस ध्यान रखना। एक जो आप लोगों के एक वन ये लाइन दे रखी है, वन सच केव पेंटिंग्स प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस और हैज बीन सीन इन भीमबेटका रॉक शेल्टर ऑफ राइसन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। इस लाइन का ध्यान रखिएगा बच्चों, ये ऐसी लाइन है जहां से आपको छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है। वैसे तो डार्विन फिंचेस, मैं एक बार भी बता देता हूँ, डार्विन फिंचेस, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, ठीक है, और उसमें छोटे छोटे जो अपने एक है अपना अडैप्टिव रेडिएशन, उसके एग्जाम्पल, ठीक है, एक होमोलॉगी एनालॉगी में डिफरेंसेस, एक हम लोगों का मिलर एक्सपेरिमेंट। और छोटे क्वेश्चंस के लिए आप लोग इसमें ध्यान रखना, एक तो बिग बैंग थ्योरी, या तो शॉर्ट टाइप में या वेरी शॉर्ट टाइप में, एक हम लोगों के जो है पर्टिकुलरली एक्सपेरिमेंट जो बेगल जहाज पर किया गया था चार्ल्स डार्विन में, किसने किया था वो, ठीक है। कन्वर्जन और डाइवर्जन इवोल्यूशन में दोनों में डिफरेंस, ठीक है। अडैप्टेशन का मेडिसिन मींस एक्सॉल्टेशन,
सोल्टेशन का मतलब क्या होता है? सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, ध्यान रखिएगा फाउंडर इफेक्ट की डेफिनेशन। ठीक है, तो ये मोटी मोटी बातें हैं, ध्यान रखिएगा। अगला जो यूनिट है हम लोगों की, वो यूनिट है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि इस यूनिट में हम लोगों को जनरली डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, और डॉक्टर हमको बनना है तो डिजीज के बारे में हमको मालूम होना ही चाहिए। अब जो मार्क्स है कम कवर कर रही है, 12 मार्क्स कवर कर रही है, वो जल्दी याद हो जाती है, तो ज्यादा खतरनाक और ज्यादा ऐसी खराब, ऐसी बहुत मेहनत करने वाली यूनिट नहीं है। लेकिन जनरली ध्यान रखना, स्टार्टिंग में कॉमन कोल्ड, निमोनिया और मलेरिया, ये छोटी छोटी लाइनें इसकी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बड़े पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, एक टाइफाइड, ठीक है, सबके रोग डिजीज क्या है, ये दो डिजीज को विशेष ध्यान रखना। एक तो मलेरिया का ये लाइफ साइकिल का पूरा डायग्राम, ठीक है, इसमें हैंड में बनाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है, इसकी जगह आप हैंड लिख सकते हैं। और दूसरी जो होता है आप लोगों का, एक ये प्रोसेस जो है HIV वायरस, रेट्रोवायरस की लाइफ साइकिल जो है, इसको बोल रखा है रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस। ये दोनों को अच्छी तरह से ध्यान रख के जाना, ठीक है। और उसके बाद आपके जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो आ सकते हैं शॉर्ट, वेरी शॉर्ट टाइप में। एक तो पर्टिकुलरली आपसे पूछा जा सकता है ओपियोइड्स, है ना, कैनाबिनोइड्स और कोकीन से रिलेटेड क्वेश्चन। एक आपको टाइप्स ऑफ कैंसर क्या होता है, कैंसर का क्योर कैसे किया जाता है, ये, ठीक है। एक बड़ी खास खास बात है, देखिए म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोसाइट टिश्यू, माल्ट, इसकी फुल फॉर्म याद रहना चाहिए। शॉर्ट टाइप में इसको कवर कर सकता है, वेरी शॉर्ट टाइप में, ठीक है। और छोटे छोटे क्वेश्चंस में ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती है, इसकी डेफिनेशन। इसके बाद क्लोस्ट्रम क्या है, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में क्या डिफरेंसेस हैं। एक इम्यूनोग्लोबिन की आईजी की स्ट्रक्चर पूछ सकता है आपसे, ये वाली स्ट्रक्चर, आईजी की स्ट्रक्चर और इसका डिस्क्रिप्शन, ये पूछा भी गया है कई बार, ठीक है। तो ये मोटे मोटे चीजों को ध्यान रखना है। और जो डिजीज हैं उनके हर एक डिजीज के रीजंस, कॉजिंग एजेंट, ठीक है, डिजीज के एजेंट, कॉजिंग एजेंट, रीजन और उसका क्योर क्या है, अगर दे रखा है तो, ठीक है ना। हर एक का इसको आपको ध्यान रख लेना है, इससे ज्यादा कुछ ज्यादा परेशान होने की इसमें जरूरत नहीं है। एक आपसे केस बेस्ड क्वेश्चन अगर पूछा गया तो चांस कम है इसमें से कोई क्वेश्चन पूछा जाए, तो यहां से पूछ सकता है एडोलेसेंस और एंड ड्रग अल्कोहल अब्यूज से, ठीक है ना, एडिक्शन और डिपेंडेंस अगर पूछा जाता है तो, क्योंकि आज के यूथ के साथ की प्रॉब्लम है, तो यहां आपको ध्यान रखना है। माइक्रोसॉफ्ट ह्यूमन वेलफेयर में हम लोगों को जो लिस्ट हमारे याद कर रखी है उसमें ध्यान रखेंगे, एक तो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन नोटेटम का नाम, ठीक है, और उससे रिलेटेड डिप्थीरिया, वुफिंग खांसी, ये मतलब आपको एंटीबायोटिक में ध्यान रखना है। फर्मेंटेशन में किसका यूज किया जाता है, लैब की फुल फॉर्म क्या है, एलईबी की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। सेक्रोमाइसिस सेरिवेसी किस तरह से इंपोर्टेंट है, ईस्ट सीवेज ट्रीटमेंट का प्राइमरी सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्शियरी को ज्यादा इतना ही बता रखा, प्राइमरी सेकेंडरी ट्रीटमेंट का मतलब क्या है, ठीक है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, ठीक है, उसका ध्यान रखना है। बीओडी की फुल फॉर्म, ठीक है, बायोलॉजिकल बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और सीओडी की फुल फॉर्म, और सीओडी से रिलेटेड कोई केस बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है बीओडी सीओडी से, ठीक है। एक अपन लोगों को ध्यान रखना है बायोगैस प्लांट का डायग्राम, और बायोगैस में कौन सी गैस सबसे ज्यादा होती है, मिथेन वगैरह, इसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। एक बीटी कॉटन को कवर कर रखा है। और एक बायो फर्टिलाइजर में माइक्रोराइजा का मीन्स क्या है, बायो फर्टिलाइजर कौन कौन से होते हैं, एजोस्पिरुलम, एजोबैक्टर, जितने ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है राइजोबियम के साथ, उसका ध्यान रखना। चलिए, अब बायोटेक्नोलॉजी इन एप्लीकेशन, देखिए ये एक इंपोर्टेंट यूनिट है जिसको आप लोगों को कंसेप्चुअल याद होना जरूरी है, और कंसेप्चुअल याद होने के साथ ही आप लोग इसको अच्छी तरह से कवर कर पाएंगे। और देखिए 12 नंबर की यूनिट है, दो चैप्टर हैं, और दोनों चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं, इसी पर बेस ये चैप्टर है, ठीक है। सबसे पहली पहली बात आप लोगों को ये ध्यान रहे कि प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें आप जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के बारे में लिखेंगे, जो पहले पेज पे दे रखा है, ज्यादा कहानी नहीं छपेंगे उसमें। एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पूरी क्या है ना, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन आ सकती है, ठीक है। अगर बड़ा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, और ये आपसे टूल्स में एक ही क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, क्या है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है, एक तो क्वेश्चन बड़ा ही आपके हो गया, ठीक है। दूसरा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जो पूरा प्रोसेस है वो क्या प्रोसेस है ना, उसकी स्टेप्स पूछेगा। देखो डायग्राम तो ये हो गया आपसे, डायग्राम तो ये हो गया, और स्टेप्स कौन कौन सी होगी ये स्टेप्स बता पूछ रहा हूं मैं आपसे। मैं एक बार स्टेप्स को बता देता हूं आपको, जिस तरह से बुक में दे रखी है वो सारी स्टेप्स को ही आपको कवर करना है।
सेपरेशन एंड आइसो, देखो आइसोलेशन जेनेटिक मटेरियल इंसर्टेशन ऑब्टेनिंग प्रोसेस, एक मिनट, जिस तरह से वो स्टेप्स हैं उन्हीं स्टेप्स को लेंगे। origin of replication, antibiotic vector, process and transformation, कटिंग डीएनए, ऑप्टेनिंग ऑफ 4 जीएनए फ्रॉम जीएनए से। देखो अब मैं इस प्रोसेस में वन 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 इनको बन लेता हूँ। कौन कौन सी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की प्रोसेस है? आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, सबसे पहले ये, ठीक है, सबसे पहली स्टेप। सेकंड स्टेप कटिंग ऑफ डीएनए वो स्पेसिफिक लोकेशन, इनको लिख के रखना ऐसे की ऐसे, ठीक है, इसको आगे पीछे मत करना। थर्ड जो आपने दे रखा है 9.31, पहली आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, दूसरी कटिंग ऑफ डीएनए स्पेसिफिक लोकेशन, थर्ड एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर, नेक्स्ट जो इंसर्टेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन डीएनए इनटू द होस्ट सेल, और नेक्स्ट है ऑब्टेनिंग ऑफ फॉरेन जीन प्रोडक्ट, ठीक है, और लास्ट डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो ये स्टेप्स को ध्यान रखना। ये स्टेप्स के साथ डायग्राम कौन सा जाएगा बच्चों? डायग्राम जाएगा ये वाला, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की जो डायग्राम बनाई है और उसकी जो स्टेप्स है वो लिखी है। तो ये ध्यान रखना एक तो, ठीक है। और अगर वो पूछता है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए किस तरह बनता है, उस प्रोसेस को लिखिए, तो वो ये रहा। अब और भी अगर देखा जाए तो क्वेश्चन एक पीसीआर से क्वेश्चन आता है, ओनली पीसीआर से, कि पीसीआर क्या है, पीसीआर की स्टेप्स को डिस्क्राइब कीजिए, ये वाला स्टेप्स, ठीक है। तो ये तो आपके बड़े बड़े क्वेश्चन हो गए। छोटे छोटे क्वेश्चन में ये दोनों डायग्राम, ठीक है, जो फर्टिलाइजर्स, जो सॉरी जो प्लांट, जो बायोरिएक्टर्स है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। एक हम लोगों की जो है क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है उसका डिस्क्रिप्शन, ये शॉर्ट टाइप में कवर कर लेगा आपसे। अब जो है मेन चीज जो है, एक है आप लोगों के प्लाज्मिड, कि भाई वेक्टर्स क्या होते हैं, प्लाज्मिड क्या होता है, पीबीआर 322 के बारे में आपको पूरा ध्यान रखना है कि प्लाज्मिड क्या है, पीबीआर 322 क्लोनिंग वेक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है ना। एक हम लोगों की जो क्लोनिंग साइट्स होती हैं उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको मैं डिस्कस कर लेता हूं। एक को चुप छूट रहा है, क्लोनिंग वेक्टर, हाँ, क्लोनिंग वेक्टर्स की जो होती है क्या क्या स्पेशलिटी होती है, ओआरआई का मींस क्या होता है, सिलेक्टेबल मार्कर क्या होते हैं, ठीक है, जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में क्लोनिंग साइट्स क्या होती हैं। तो देखिए बड़े बड़े क्वेश्चंस में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन, उसकी स्टेप्स, उसका डायग्राम, एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एक पीसीआर, ये तो बड़े क्वेश्चंस हो गए हम लोगों के, ठीक है। एक छोटे छोटे टाइप क्वेश्चंस में हम लोगों से क्या पूछ सकता है, एक पीबीआर 322 का डायग्राम बना सकता है, उसके बारे में पूछ सकता है। एक क्लोनिंग वेक्टर के अंदर कौन कौन सी साइट्स होती हैं, किसी एक साइट्स के बारे में आपसे वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है। अगली बात जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, छोटे छोटे क्वेश्चंस में बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन, प्रिंसिपल कौन कौन सा है, प्लाज्मिड की डेफिनेशन, फर्स्ट प्लाज्मिड कौन सा था उसके बारे में आपसे पूछ सकता है, ठीक है, किसने काम किया 1972 में इस पे रिलेटेड, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का मीन्स क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं उनका जो क्लेवेज पैटर्न होता है वो क्या होता है, ये ध्यान रखिएगा। सनी देओल की फिल्म घातक वाला जीए टीसीसी है ना। पैलेंड्रोम का मीन्स क्या होता है, पैलेंड्रोम का मीन्स, तो ये आप लोगों को प्रोसेस वाइज याद रहना चाहिए। यही इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, वो ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं आपसे। एक डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग की डेफिनेशन जो लास्ट लास्ट स्टेप है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अगली जो बातें हैं अब लोगों की, जो एप्लीकेशन पार्ट है, एप्लीकेशन पार्ट में जीएमओस क्या होते हैं और जीएमओस की करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, एक तो ये, ठीक है। एक हम लोगों का पर्टिकुलरली जो क्राइजीन्स वाला है, जो कॉटन है, बीटी कॉटन, वो किस तरह से मिली हम लोगों को, इस एप्लीकेशन को ध्यान रखना, बीटी कॉटन का। और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में एक जो आरएनए इंटरफेरेंस है, वो आरएनए इंटरफेरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, किस तरह से आरएनए इंटरफेरेंस हम लोगों ने लिया है, उसका क्या यूज है, ठीक है। एक हम लोगों से जो हो सकता है कि पर्टिकुलरली प्रो इंसुलिन जो है उससे रिलेटेड बना ले, ह्यूमलिन के बारे में पूछा है कि ह्यूमलिन को कैसा है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में, ठीक है। अब जो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आया तो इससे बहुत कम चांसेस है कि यहां से पूछा जाए, लेकिन जनरली बायोपायरेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें जो छोटी छोटी बातें हैं, एडीए क्या है ना, एडिनोसिन डिएमिनेज डेफिशिएंसी क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन एक, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखना, इसको मैं टच नहीं किया। अब लास्ट यूनिट जो है, उस लास्ट यूनिट में इकोलॉजी इन्वायरमेंट, ठीक है। ऐसे तो इस यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोगों के
ज्यादा चांस है केस बेस्ड स्टडी में। तो हम लोगों के जेनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन और एक हमारे इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन केस बेस्ड आने के चांस ज्यादा रहते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग इस यूनिट पर ध्यान दें। हमने बताया कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन इससे आएंगे, चैप्टर्स भी ज्यादा हमारे पास नहीं है। 3 चैप्टर्स में से हम लोगों की इकोलॉजी, एक तो ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन वाला, इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी वाला। इसमें सबसे पहले आप इकोसिस्टम वाले को ध्यान रखना, ये बड़ा आसान है। इकोसिस्टम क्या है, पैटर्न क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो डायग्राम्स। तो एक तो इकोसिस्टम के साथ आप लोगों को उसकी डेफिनेशन, फूड वेब क्या होती है, फूड चेन क्या होती है, ठीक है ना, इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होते हैं, और जो हम लोगों से पूछा जाता है कि प्रोडक्शन वर्किंग इकोसिस्टम का फंक्शन क्या है ना, इकोसिस्टम का फंक्शन क्या है। तो मैं पहले ज्यादातर इसलिए आपको इसको बता रहा हूँ। इकोसिस्टम के फंक्शन में चारों ध्यान रखना, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ठीक है ना, ये चारों में ध्यान रखिएगा। इसमें कंडीशन एक इसकी बात की, जो इसमें पर्टिकुलरली टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की जो साइकिल दे रखी है आप लोगों को, डिकम्पोजिशन साइकिल, ठीक है, इसकी लीचिंग वगैरह सारी स्टेप्स को ध्यान रखिएगा। और एनर्जी फ्लो में आप लोगों को ज्यादा नहीं ध्यान रखना है, एक जो इसमें बस ये ध्यान रखना है कि 10% लॉ का जो है वो चलता है, ठीक है। स्टैंडिंग क्रॉप्स की डेफिनेशन मालूम होना चाहिए। ये जो पिरामिड है, बायोलॉजिकल पिरामिड जो है नंबर्स के है ना, बायोमास के, ये पिरामिड के बारे में मालूम होना चाहिए। और पर्टिकुलरली आपको बेसिकली जो जितने भी फूड वेब, फूड चेन की बेसिक्स हैं, कौन प्रोड्यूसर होता है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, उनकी कंडीशंस, है ना, 2-3 बिल्कुल टिप्स पे याद होती हुई जो फूड चेन्स होती है वो मालूम होना चाहिए। और ग्रेजिंग फूड चेन क्या है, पैरासाइटिक फूड चेन क्या है, ठीक है ना, ये आप लोगों को पर्टिकुलरली मालूम होना चाहिए। इसलिए मैंने पहले बात की इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम में जनरली पढ़ाता हूँ तो पहले ही लेता हूँ उसको, फिर अपन जानते हैं इकोसिस्टम के 2 फैक्टर होते हैं, आबायोटिक और बायोटिक। तो बायोटिक फैक्टर से रिलेटेड तो इकोसिस्टम हो गया, और आबायोटिक फैक्टर से रिलेटेड चैप्टर 13 हो गया। अब चैप्टर 13 में सबसे ज्यादा आपको जहां ध्यान देना जो है वो देना है पॉपुलेशन इंटरेक्शन पे, पेरियोडेशन, ठीक है, कंपटीशन, इनके एग्जाम्पल, पैरासिटिज्म, और उसके बाद कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में बहुत ध्यान देना बच्चों, कमेंसलिज्म बहुत खास है, इसको रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा है हम लोगों के। तो कमेंसलिज्म का विशेष ध्यान रखना, स्पेशली ध्यान रखना। उसके बाद दूसरा टॉपिक जो आपको ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कौन सा, ग्रोथ मॉडल पे, एक्सपेंशन ग्रोथ मॉडल, और दूसरा जो हमारा मॉडल लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, ये दोनों में क्या डिफरेंसेस है इनका ध्यान रखिएगा। तीसरा एज पिरामिड को ध्यान रखना, क्योंकि जनरली एज पिरामिड बहुत लोगों को समझ में नहीं आता एज पिरामिड क्या है। ये बड़े बड़े क्वेश्चंस में एक तो ये हो गए दोनों के बारे में। उसके बाद अगर छोटे छोटे क्वेश्चंस को अगर मैं बोलूं आपसे, तो कुछ चीजों का ध्यान रखना है आप लोगों को। एक तो एज पिरामिड का पॉपुलेशन डेंसिटी, इसकी डेफिनेशन, ठीक है। एक इमाइग्रेशन, और इमाइग्रेशन किस तरह से इफेक्ट करता है पॉपुलेशन डेंसिटी को। लॉजिस्टिक कर्व में कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी का क्या रोल है। बाकी आप जानते हैं जो इंटरेक्शन है उनमें सभी के एग्जाम्पल्स मालूम होना चाहिए, कौन कौन से एग्जाम्पल, म्यूचुअलिज्म के, कंपटीशन के, पीरियडेशन के, पैरासिटिज्म के, कमेंसलिज्म के, और एक अमेंसलिज्म भी दे रखा है चार्ट में, ठीक है। वो आपसे एग्जाम्पल देके मैच कर सकता है कि इसका क्या है, इसका क्या है, ठीक है। तो ये तो बच्चों इसके से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। अब एक लास्ट जो हम लोगों को देखना है, ये एक तो ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट हो गया और ये दोनों हमारे कवर हो गए, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोगों को ये ध्यान रखना है। एक लास्ट हमारे बचती है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, बस ये लास्ट में ध्यान दे लें कि 12 मार्क्स 10 मार्क्स जो कवर करने हैं उसको इससे रिलेटेड। तो एक तो हम लोगों को ये ध्यान रहे, ये दोनों जो पाई डायग्राम है, पाई डायग्राम, पाई ग्राफ जो है, इनका ध्यान रखना, कौन किसका नंबर ज्यादा है, किसका नंबर कम है, इनवर्टिब्रेट में कौन ज्यादा है, इंसेक्ट्स हैं, वर्टिब्रेट्स में कौन ज्यादा है, फिशेस हैं स्पीशीज वर्ग में, और प्लांट्स में कौन ज्यादा है, एंजियोस्पर्म और फंजाई, ठीक है, इनका ध्यान रखिएगा। एक स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का ये डायग्राम, हम जो इक्वेशन लिखते हैं y इक्वल टू mx प्लस c मैथमेटिक्स में, उससे रिलेटेड जो होता है, इसमें इंटरसेप्ट क्या होता है वगैरह वगैरह थोड़ा बहुत दे रखा है, केमिस्ट्री पढ़ते हैं हमको मालूम है, तो वो हल्का सा ध्यान रखना उससे रिलेटेड। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिकल मॉडल है। लॉसेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी नेट में बड़ा खास क्वेश्चन होता है, कौन कौन से रीजंस हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के, हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन, ये बिल्कुल यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टैटिस्टिक, और एक्सप्लोरेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन और कोएक्सिलेशन। एलियन स्पीशीज इन्वेजन में एग्जांपल जरूर ध्यान रखना, ये पार्थेनियम लैंटाना का, ठीक है। हैबिटेट लॉस का भी ध्यान रखना, एग्जांपल्स जो हैं। उसके बाद इन सिटू और एच कंजर्वेशन के एग्जांपल्स, इन सिटू एच कंजर्वेशन के एग्जांपल। देखो बहुत ज्यादा डिस्कशन हो गया मेरा, इतना लंबा लेना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी हो गया। एक बार मुझे रिवाइज करके आपके दिमाग में डालना था कि किन किन पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। तो बच्चों उम्मीद है कि आप लोग पेपर अच्छा करेंगे, कल मिलेंगे हम लोग, ठीक है। आपको बेस्ट विशेष अच्छा पेपर करिएगा, काम रहिएगा पेपर के दौरान, ज्यादा घबराइएगा मत, क्वेश्चंस ना आए थोड़ा रुक जाइएगा,
जो सेक्शन ए वाले क्वेश्चन हैं उन सेक्शन ए वाले क्वेश्चन में जरूर ध्यान रखना, कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं आता है तो रुकिएगा, जो आते हैं पहले वो कर लीजिएगा, ठीक है। सेक्शन बी सी डी और केस बेस्ड क्वेश्चन पे अच्छी तरह सोच के कीजिएगा, उसमें आप वकील हैं और आप अपने जो बंदा है उसका केस लड़ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कोई बात आ रही है तो उसको आप कवर करेंगे अपनी थॉट के साथ। केस में पोल्यूशन पहले तो भाई जनरली इकोलॉजी से रिलेटेड केस के आने की चांस है, फिर जेनेटिक्स से रिलेटेड केस आने की, वो आपके सामने सिचुएशन रख देगा और आपने कर रखी है इन चीजों को, उसकी प्रैक्टिस आपके पास है, तो अच्छी तरह से पेपर सोल्व कीजिएगा और पूरी कोशिश कीजिएगा कि 70 में 70 मार्क्स जाए, कटे कहीं से मार्क्स। 3.25 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं, आराम से आप इजी गोइंग में कर लेंगे बच्चों। मिलेंगे हम कल पेपर सॉल्यूशन के साथ शाम को इवनिंग में, ठीक है। गुड डे एंड गुड बाय और बेस्ट विशेष आपको पेपर के लिए।